हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है मौनी अमावस्या, तो आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की। इससे पहले आपने न्यूट्रिशन साइंस की 20 नंबर की प्रैक्टिस सेट कर ली है। अगर हम देखें तो 20 नंबर की प्रैक्टिस सेट आपकी यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट आपने कर ली है और हर एक प्रैक्टिस सेट की अगर हम 40 क्वेश्चन का एवरेज लेकर चलें तो ये आपके 800 क्वेश्चन हो रहे हैं और अभी करीब-करीब 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपके होने हैं। तो आपके 1000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे या क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे तो आई थिंक आपका जो न्यूट्रिशन साइंस है, आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया होगा। अगर आपने एक बार भी न्यूट्रिशन साइंस की थ्योरी की क्लासेस ली हैं तो नो डाउट आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन नए होते हैं क्योंकि बीच-बीच में कुछ हमारे छोटे-छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि थ्योरी की क्लासेस में नहीं हो पाती हैं, तो हम उनको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेते हैं। तो अभी तक मुझे लगता है कि आपका न्यूट्रिशन साइंस कंप्लीट हो गया होगा क्योंकि आपके पास कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट होगी ज़रूर। हर दिन आप यहाँ पर एक एवरेज लेकर चले तो आप हर दिन 40 क्वेश्चन करते हैं और अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो आप एक दिन में 50 क्वेश्चन करते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो 45 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं यहाँ अपनी क्लास में। 5 क्वेश्चन आपके होते हैं जो क्विज़ मिलती है आपको 5 पीएम पर, साथ ही साथ 1 क्वेश्चन पर डे आपको मिलता है कम्युनिटी पोस्ट पर। तो आपके हर दिन 50 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। आप आराम से पढ़िए, थ्योरी की क्लासेस लीजिए। अगर अभी तक आपने ये थ्योरी की क्लासेस नहीं ली हैं, तो भी अभी आपके पास समय है। आप जाकर चैनल पर जाएँगे, आपको हर एक फ़ोल्डर अलग-अलग से मिल जाएगा, आप वहाँ से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक? चलिए चलते हैं, हम बढ़ते हैं आज ही अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संसाधित खाद्य पदार्थों में पौष्टिक तत्वों की कमी को पूरा करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या उसे हम अनुकूलन कहते हैं? क्या उसे हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं? क्या उसे हम प्रसंस्करण कहते हैं या हम उसे ये सभी बोलते हैं? तो आपको पता है ना कि खाद्य पदार्थ जो भी आपके संसाधित खाद्य पदार्थ हैं, उनमें जब पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, पौष्टिक कमी को पूरा करने की जो विधि हम अपनाते हैं, उसी को हम फोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है, किस पदार्थ की अम्लता किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारता को कहते हैं? अगर कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या ये उसका खट्टापन व खारापन होता है? क्या ये एंजाइम एवं रसायन होता है या फिर ये पीएच अनुकूलता होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो किसी भी जो खाद्य पदार्थ है, किसी भी खाद्य पदार्थ का अम्लता और क्षारता को हम पीएच अनुकूलता के नाम से जानते हैं या हम उसे पीएच अनुकूलता कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कच्ची खाद्य सामग्री को तैयार व अर्ध तैयार खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या उसे आप खाद्य विज्ञान कहते हैं? क्या उसे आप खाद्य विनिर्माण कहते हैं? या उसे आप खाद्य संसाधन कहते हैं? या इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, कच्ची खाद्य सामग्री को तैयार व अर्ध तैयार खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करने की जो विधि होती है उसे हम खाद्य संसाधन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो खाद्य संसाधन के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने की प्रचलित विधि को क्या कहते हैं? क्या उसे हम निर्जीवीकरण कहते हैं? क्या उसे हम हिमीकरण कहते हैं? या उसे हम निर्जलीकरण कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी?
तो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने की जो प्रचलित विधि है, तो आप कैसे निर्जीवीकरण करते हैं, हिमीकरण भी करते हैं, निर्जलीकरण भी करते हैं, यानी कि इन सारी विधियों से, इन तीनों विधियों का प्रयोग करके आप क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं, है ना? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है, सूक्ष्म जीवों की जैविक वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है? क्या ये अनुकूल तापमान पर निर्भर करती है? हवा और नमी पर निर्भर करती है? पीएच अनुकूलता पर निर्भर करती है या फिर उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है? तो हम सब जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीवों की जैविक वृद्धि है, वो इन तीनों कारकों पर निर्भर करती है। अगर जीव के अनुकूल जो है तापमान मिल रहा है तो भी वृद्धि करेंगे। हवा और नमी, आपको पता है कि जिस खाद्य पदार्थ में नमी जितना कम रखेंगे वो उतने दिनों तक सुरक्षित रहेगा, और जिस खाद्य पदार्थ में जितना ज्यादा नमी रहेगा वो उतनी जल्दी खराब होगा, चाहे उसमें सूक्ष्म जीव, फफूंदी, ये सारी चीजें लग जाती हैं। पीएच अनुकूलता, तो ये तीनों के तीनों कारक ही निर्भर करते हैं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है, लुई पाश्चर द्वारा दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए कौन-कौन से प्रक्रम का विकास किया गया था? लुई पाश्चर जिन्होंने क्या किया था? किसकी खोज की थी? वही आपसे पूछा जा रहा है। क्या उन्होंने निर्जलीकरण किया था? खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण किया था? पाश्चुरीकरण किया था या फिर ठंडा करना विधि उन्होंने बताया था? तो ये आप पढ़ते हैं, जो आपकी आपकी थ्योरी की क्लास जो हुई थी उसमें भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था और आपको बताया था कि जो लुई पाश्चर थे, लुई पाश्चर द्वारा दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए पाश्चुरीकरण से, इन्होंने पाश्चुरीकरण प्रक्रम का विकास किया था। किसका किया था? पाश्चुरीकरण। इसी के साथ-साथ आप डिब्बाबंदी के बारे में पढ़ते हैं, तो डिब्बाबंदी का जनक किसे कहा जाता है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं मिलेगा तो कल की क्लास में तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं, क्योंकि हम उसी उसी के इर्द-गिर्द चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए कौन-सा कारक उत्तरदायी नहीं है? क्या कीड़ों का आक्रमण, अनुपयुक्त ताप, ऑक्सीजन और नमी का प्रवाह, सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषण ना होना? तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? भोजन के बिगड़ने और नष्ट होने के लिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। जबकि आपको पता है कि अगर हम कीड़े आक्रमण करेंगे तो हमारा भोज्य पदार्थ जो है वो बिगड़ेगा, नष्ट होगा, खराब होगा। अगर अनुपयुक्त तापमान है तो भी हमारा खाद्य पदार्थ बिगड़ेगा। अगर ऑक्सीजन और नमी का प्रवाह, आपने अभी-अभी देखा था कि नमी और हवा, ये दोनों ही हमारे खाद्य पदार्थों को संदूषित यानी कि खराब करने और बिगाड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन जब हमारा खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषित नहीं है, तो वो खराब नहीं होगा। यानी कि ये एक कारण आपका है जो कि ये भोज्य पदार्थों को बिगाड़ने या नष्ट करने में उत्तरदायी नहीं होता है। क्या? सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषण ना होना। अगर यही अभी होता कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषण होना, तब तो ये आपके भोज्य पदार्थों को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी हो जाता। लेकिन यहाँ पर है कि संदूषण ना होना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है, भोज्य पदार्थ में से उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को सुरक्षित करना क्या कहलाता है? क्या ये हिंदी नहीं, हिमीकरण है, निर्जलीकरण है, पकाना है या फिर डिब्बाबंदी है? तो ये हम सब जानते हैं कि जब भोज्य पदार्थ में उपस्थित नमी को हम सुखाकर कोई खाद्य पदार्थ को संरक्षित करते हैं, या जब हमारे भोज्य पदार्थों से नमी को हटाया जाता है, तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है निर्जलीकरण की। ठीक, निर्जलीकरण में आप क्या कहते हैं? जल को निकाल देते हैं, नमी को हटा देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है, 1810 में किसने कैनिंग की विधि विकसित की? कैनिंग का मतलब समझ रहे हैं आप? वही जो अभी डिब्बाबंदी की बात हमने की थी। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि कैनिंग यानी कि डिब्बाबंदी का विकास
कब हुआ था? डिब्बाबंदी विधि जो है इसका विकास कब हुआ था? तो 1810 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? क्या लुई पाश्चर ने किया था? क्या नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था? निकोलस एप्पर्ट के द्वारा किया गया था या हार्वे लेविनस्टीन के द्वारा किया गया था? तो लुई पाश्चर का नाम हम कहाँ सुनते हैं? पाश्चुरीकरण में। पाश्चुरीकरण का जनक कौन है? तो लुई पाश्चर हैं। लेकिन जब बात होती है कैनिंग की या डिब्बाबंदी की, तो इसके जनक माने जाते हैं निकोलस एप्पर्ट। ये क्या हैं? ये आपके डिब्बाबंदी या कैनिंग विधि का विकास करने वाले हैं, जो कि 1810 में इन्होंने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है डॉट 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 का तात्पर्य, यानी कि इसमें से किसका तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित ना हो, यानी कि आप भोजन को ग्रहण ना करें। क्या सुखाने का तात्पर्य ये होता है कि आप भोजन को ग्रहण ना कर सकें या उसका उपभोग ना कर सकें? खाद्य का संदूषण, खाद्य संसाधन या फिर खाद्य संरक्षण? तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि जब हम बात करेंगे खाद्य का संदूषण, तो खाद्य के संदूषण से मतलब ये होता है कि उस स्थिति है, यानी कि खाद्य का संदूषण वो स्थिति है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं रह जाता है, हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है जैम, जेली, सॉस आदि बनाने के लिए चीनी मिलाने की विधि यह कहलाती है, क्या कहलाती है? क्या ये कैनिंग कहलाती है? क्या ये सूखना कहलाता है? क्या ये पाश्चुरीकरण कहलाता है या फिर यह रेफ्रिजरेशन कहलाता है? तो आप सब हम सब ये जानते हैं ना कि जब हम पाश्चुरीकरण की बात करते हैं तो इसका उपयोग दूध के लिए किया जाता है, जो कि लुई पाश्चर ने खोज की थी या जनक माने जाते हैं। सुखाना यानी कि निर्जलीकरण करना, किसी खाद्य पदार्थ से आप पानी निकाल देते हैं तो वो निर्जलीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। रेफ्रिजरेशन यानी कि जो आपके घरों पर रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, जब आप उसमें अपने खाद्य पदार्थों को ठंडे तापक्रम पर मतलब निम्न तापक्रम पर अपने खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं, तब वो आपका रेफ्रिजरेशन करना कहलाता है। बचा क्या? बचा आपका कैनिंग। तो जो जैम, जेली, सॉस इन सब में आप चीनी मिलाते हैं, चीनी मिलाने की जो विधि है वो कैनिंग के नाम से जानी जाती है या फिर कैनिंग कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कह रहा है मटर और सब्जियां निर्जलित डिहाइड्रेटिव मटर और सब्जियां तथा डिब्बाबंद फल निम्न में से किसके उदाहरण हैं? क्या ये न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ हैं? क्या ये संरक्षित खाद्य पदार्थ हैं? क्या ये विनिर्मित खाद्य पदार्थ हैं या फिर ये फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ हैं? वैसे आप लोगों के सामने क्या आ रहा है? आप लोगों के सामने ये जो 4 शब्द दिख रहे हैं, इनसे रिलेटेड अगर आप इनकी परिभाषाओं को जानना चाहते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल पर जाएँगे, न्यूट्रिशन साइंस के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। उस फ़ोल्डर की लास्ट 4 या 5 क्लास आप देखेंगे, यानी कि आई थिंक 55 या 56 नंबर तक क्लास हुई है। तो आप 50 नंबर के बाद जो क्लास देखेंगे, वो इन्हीं सब से रिलेटेड है। तो आप एक बार वहाँ से देखकर इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक? बाकी हम बात कर रहे थे जो ये मटर हो गया, सब्जियाँ हो गई, जिनको हम निर्जलित करते हैं या डिहाइड्रेटिव करते हैं। ये सारी जो विधियाँ हैं, ये सारे संरक्षित खाद्य पदार्थ के उदाहरण होते हैं। किस खाद्य पदार्थ के उदाहरण हैं? तो संरक्षित खाद्य पदार्थ के ये उदाहरण होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है किसी रोग के आहारीय प्रबंधन के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या उसे आप व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ कहते हैं? क्या उसे आप कार्यमूलक खाद्य पदार्थ कहते हैं? क्या उसे आप संश्लेषित खाद्य पदार्थ कहते हैं या उसे आप चिकित्सीय खाद्य पदार्थ कहते हैं? तो जब हम रोग के आहारीय प्रबंधन के दौरान जो उपयोग में खाद्य पदार्थ ला रहे हैं, वो आपका
चिकित्सीय खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? चिकित्सीय या चिकित्सा खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। आपने तमाम प्रकार के जैसे क्वेश्चन के माध्यम से ही आपने देखा है कितने प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, आहार के बारे में समझा है, कितने प्रकार की डाइट होती है, इन सब के बारे में आपने पढ़ रखा है। आप क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि कौन-कौन सी डाइट होती है, डाइट के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार के रोगी को कौन-सा डाइट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है, निम्न में से कौन-सा खाद्य पदार्थ को संसाधित करने का कारण है? निम्न में से कौन-सा खाद्य पदार्थ को संसाधित करने का कारण है? यानी कि आप क्यों संसाधित करते हैं? क्या खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके ताकि उन्हें बाद में भी उपयोग किया जा सके या प्रयोग किया जा सके? दूसरा है, खाद्य पदार्थ का व्यावसायिक मूल्य बढ़ाने के लिए या फिर खाद्य पदार्थों में उपस्थित अवांछनीय सामग्री को हटाने के लिए, या ये सारे कारण होते हैं आपके खाद्य पदार्थों को संसाधित करने के। तो हमें पता है ना कि हम खाद्य पदार्थों को क्यों संसाधित करते हैं। ये सारी वजह होती है, हम खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं जिससे हम उसको बाद में भी प्रयोग कर सकें। खाद्य पदार्थों का व्यावसायिक मूल्य बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो अवांछनीय सामग्री है उसको हटाने के लिए भी हम खाद्य पदार्थों को संसाधित करने का ये भी कारण होता है, जो हम ये सारी वजहों से हम इसका उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है, खाद्य पदार्थों या मसाले में जिन पोषक पदार्थों की कमी होती है उन्हें मिलाकर खाद्य पदार्थ किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या निर्जलीकरण किया जाता है, सुखाते हैं आप, डिब्बाबंदी करते हैं आप, या फिर फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं? तो अभी आपने शायद पहला क्वेश्चन ही ऐसे इसी तरह से देखा था, यही चीज़ आपसे पूछी गई थी, बट वहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा-सा हेर-फेर था। जब खाद्य पदार्थ में या मसाले में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है, तो हम उस कमी को पूरा करते हैं। मिलाकर हम किसी अन्य खाद्य पदार्थ से मिलाकर हम उस कमी को पूरा करते हैं, तो ये खाद्य पदार्थ में जो मिलाया जाता है, इसी को हम फूड फोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? एक एक डेट दी गई है आपके सामने, पूछ रहा है कि किस डेट को भारत सरकार ने भारत में खाद्य संसाधन उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य संसाधन पार्कों की स्थापना की घोषणा की है? क्या 1 जनवरी 2010 को, 5 जनवरी 2010 को, 10 जनवरी 2010 को, या फिर 14 जनवरी 2010 को? तो ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार ने 14 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य संसाधन उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य संसाधन पार्कों के स्थापना की घोषणा की है। ठीक, डेट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है, कम तापमान पर वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? क्या उसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं? क्या उसे हम साइक्रोफिलिक कहते हैं, फफूंदी कहते हैं, या फिर हम उसे फंगस के नाम से जानते हैं? तो यहाँ इसी से रिलेटेड आप 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। तीनों क्वेश्चन में आप थोड़ा सा गौर करिएगा। ठीक, बात क्या की जा रही है कि कम तापमान पर वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया को आप क्या कहते हैं? तो जो कम तापमान पर वृद्धि कर जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यही अगला क्वेश्चन है आपसे कि डॉट 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 बैक्टीरिया सामान्य ताप पर बढ़ते हैं। जो अभी आपने पीछे देखा वो कम ताप पर बढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको ऐसी बैक्टीरिया का नाम बताना है जो कि सामान्य ताप पर भी बढ़ते हैं। क्या वो साइक्रोफिलिक हैं? क्या वो माइक्रोफिलिक हैं? क्या वो थर्मोफिलिक हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप कहेंगे कि साइक्रोफिलिक तो अभी-अभी हमने देखा, ये कम तापमान पर वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया हैं। बचा आपका ये दोनों,
फिलिक और माइक्रोफिलिक। तो ध्यान रखिएगा, जो सामान्य तापक्रम पर वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो हैं माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। यानी कि ये जो माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं ये सामान्य तापमान पर भी वृद्धि कर जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तीनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अधिक तापमान पर वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया क्या साइक्रोफिलिक हैं, माइक्रोफिलिक हैं, थर्मोफिलिक हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो अभी आपने देखा साइक्रोफिलिक क्या है कि ये कम तापमान पर वृद्धि करता है। माइक्रोफिलिक क्या है? तो ये आपका सामान्य तापमान पर वृद्धि करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अधिक तापमान पर वृद्धि करने की, तो ये थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया अधिक तापमान पर भी वृद्धि कर जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया लगभग कितना ताप सह सकते हैं? अभी अभी आपने देखा था कि ये अधिक तापमान पर भी वृद्धि कर जाते हैं। तो ये कितने टेम्परेचर को ये सहन कर सकता है, सह सकता है? क्या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को? क्या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट को? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को? या फिर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट को? तो ये जो आपके थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, ये लगभग आपके 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सह लेते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। चावल, गेहूँ, दाल किस प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं? क्या ये अर्धविकारी खाद्य पदार्थ हैं, विकारी खाद्य पदार्थ हैं, अविकारी खाद्य पदार्थ हैं या फिर संसाधित खाद्य पदार्थ हैं? तो आप विकारी, अर्धविकारी और अविकारी इन तीनों के बारे में अच्छे से जानते हैं और हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है। आप हमें ये बताइए, वैसे हम बात करेंगे चावल, अगर गेहूँ, दाल इन सब की बात कर रहे हैं, तो ये आपके अविकारी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ये खराब होने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं। ज़रा आप हमें ये बताएँगे कि ये जो आपके अर्धविकारी खाद्य पदार्थ हैं और जो विकारी खाद्य पदार्थ हैं, इनको हम कितने दिनों तक संरक्षित रख सकते हैं या कितने दिन में ये खराब होने लगते हैं? ज़रा एक बार बताइएगा। जबकि जब हम अविकारी की बात करते हैं, तो ये सालों-साल तक खराब होने का नाम नहीं लेते हैं। जैसे इसमें हमारी दालें आ गई, फलियाँ आ गए, जैसे मतलब ये मटर हो गया, ये सारी चीज़ें। दाल दाल तो इसी के अंतर्गत आ गया। फिर गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये राई हो गई, जो आपके खराब नहीं होते हैं। हम इनको एक बार खरीद लेते हैं तो साल भर ये चलते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। पालक किसका उदाहरण है? क्या ये विकारी का है, अर्धविकारी का है, अविकारी का है या फिर जमा हुआ भोजन है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पालक होते हैं ये 1-2 दिन में खराब होने लगते हैं। तो ये आपके विकारी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। हम इनको विकारी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, कौन-कौन से हैं? क्या चावल और गेहूँ हैं? क्या फल और सब्जियाँ हैं? क्या शर्करा और तेल हैं या फिर मांस और मच्छी हैं? तो आपको पता है ना कि जैसे जो आपके सब्जियाँ होती हैं, सब्जियाँ हैं, ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं, 2-3 दिन में खराब होने लगती हैं, जैसे अभी आपने पालक की बात की। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ जो प्रोटीन के अच्छे रिसोर्स हैं, मतलब अच्छे स्रोत हैं। आपको पता है कि यहाँ पर मांस और मछली एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और ये जल्दी खराब भी होता है, क्योंकि जो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ये जो आपके मांस मच्छी हो गए, जो प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ हैं, इनको बहुत जल्दी खराब करते हैं। तो अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थों में आप मांस मच्छी को रखेंगे, यानी कि अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ जो अच्छे स्रोत हैं, वो मांस और मछली हैं, जो कि बहुत जल्दी खराब होते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है जीवाणु किस ताप पर वृद्धि करते हैं जिसे खतरे का क्षेत्र कहते हैं?
क्या 10 से 60 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं? 5 से 65 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं? 5 से 60 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं या फिर 60 से 65 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं? तो जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है कि खतरे का क्षेत्र क्या है? खतरे का परास क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि जो ये आपके जीवाणु होते हैं, ये 5 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच ये खतरे का ज़ोन होता है, इसमें जीवाणु जो होते हैं, वो वृद्धि करते हैं। अभी-अभी आपने देखा कि अधिक तापमान पर वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया कौन-से हैं? ज़रा नाम एक बार बताइएगा, क्योंकि वो तीनों नाम आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कह रहा है, इनमें से कौन-सा तरीका खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए होना चाहिए? क्या आप खाद्य पदार्थ से नमक को हटा देंगे? यानी कि नमक को खाद्य पदार्थ से हटाना। खाद्य पदार्थ में पानी मिला देंगे, खाद्य पदार्थ में नमी हटा देंगे या ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो आप अभी स्टार्टिंग से ही यही आप देख रहे हैं कि जब हम ये जो नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखती हैं, खराब होने से बचाती हैं। तो जब आप इनको हटा देंगे, तो ये तो आपके खाद्य पदार्थ की रक्षा नहीं कर सकते हैं, खराब होने से नहीं बचाएँगे। खाद्य पदार्थ अभी-अभी आपने देखा था कि खाद्य पदार्थ में जितना पानी होगा, उतना ही आपका खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होगा, ये भी नहीं होगा। खाद्य पदार्थ से आप नमी को हटा देंगे या आपको अपने खाद्य पदार्थ को अगर खराब होने से बचाना है, तो उसमें हमें पानी की मात्रा हटा देनी है, नमी को हटा देना है। आप देखते होंगे कि जैसे अगर ठंडी का भी सीज़न है या गर्मी का ही सीज़न है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, लंच बॉक्स लेकर जाते हैं या कहीं सफ़र पर जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अपने ही घर से लेकर चलें, बाहर का हमें कुछ ना खाना पड़े। तो हम क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मली अगर आपको घर पे सब्ज़ी बनाना होगा, तो आप पानी डालते हैं। लेकिन जब आप खाद्य पदार्थ को ये मान लीजिए कि आपने सुबह बनाया और आपको शाम को खाना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर आप सब्जियों में अपने पानी नहीं डालेंगे, तो आपका जो सब्ज़ी है वो जल्दी खराब नहीं होगा। अब बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है तो वो तो खराब होगा ही होगा, बट अगर आप अपने खाद्य पदार्थ में यानी कि सब्ज़ी में पानी नहीं डालेंगे, तो आपका जो सब्ज़ी है, सब्ज़ी काफ़ी देर तक आपका सुरक्षित रहेगा, ठीक? यानी कि हमें अपने अगर खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना है, खराब होने से बचाना है, तो उसमें से पानी को हटाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। वह कौन से भी अधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें जीवाणु पसंद करते हैं? क्या प्रोटीन युक्त हैं? क्या जो वसा युक्त होते हैं? खनिज युक्त होते हैं या फिर जो कार्बोज युक्त होते हैं? तो अभी-अभी आपने देखा था कि प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये अधिक जोखिम वाले होते हैं। इनको जो भी जीवाणु जो भी हैं, वो बहुत जल्दी खाते हैं या बहुत जल्दी उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो ये जो आपका प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है, ये अधिक जोखिम वाला होता है और ये जल्दी खराब होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सी खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण की विधि नहीं है? क्या आप तेल का अनुप्रयोग करेंगे? क्या जल को हटाना, पीएच कम करना या फिर उपरोक्त सभी? तो अगर हम बात कर रहे हैं खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए, तो इसमें आपका एक ही है, जैसे जल को हटाना, पीएच को कम करना, ये आपके खाद्य प्रसंस्करण की विधि है। लेकिन तेल का अनुप्रयोग आप जानते हैं कि जब तेल होगा तो चीज़ें खराब नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा तेल का अनुप्रयोग। ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। हमें तेल का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहें। निम्नलिखित में से कौन-सा अर्धविकारी पदार्थ का एक उदाहरण है? क्या दही है, टमाटर है, प्याज है, चावल है? अर्धविकारी खाद्य पदार्थ जिन्हें आप कम से कम 1-2 हफ्ते तक सुरक्षित रख सकते हैं, वो आपके अर्धविकारी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। या हफ्ते 15 दिन तक हम बात कर लेते हैं, तो आपका इसमें ये जो प्याज़ है,
प्याज आपका अर्धविकारी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है, जबकि टमाटर, दही की बात करें तो ये विकारी में आते हैं और ये जो है आपका चावल ये अविकारी में आता है क्योंकि हम इसको सालों साल सुरक्षित रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकारी अविकारी पदार्थ का एक उदाहरण है? क्या आलू है, गेहूं है, दूध है, मटर है? तो आप सब जानते हैं ना कि अविकारी खाद्य पदार्थ, हमने इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन कर लिए कि अविकारी खाद्य पदार्थ वो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको आप सालों साल सुरक्षित रखते हैं। तो ये इसमें आपका एक ही उदाहरण दिया गया है जो कि गेहूं है। गेहूं गेहूं क्या आप हर 6 महीने पर हर 2 महीने पर खरीदते हैं, 15 दिन पर खरीदते हैं? नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमने गेहूं की बात की तो ये अविकारी में आया, ठीक। लेकिन अगर यहीं हम मैदे की बात करेंगे या हम आटे की बात कर लें तो ये आपके अर्धविकारी के अंतर्गत आ जाते हैं क्योंकि आप जो है आटे को 15 से 20 दिन से ज़्यादा सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, खराब होने लगते हैं आपके जो गेहूँ गेहूँ नहीं, आटा जो है और बेसन जो है, इन सारी चीज़ों को जब हम रखते हैं तो ये आपके अर्धविकारी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये कुछ दिन बाद खराब होने लगते हैं, जैसे कि 15 दिन, 20 दिन ऐसे, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कह रहा है, वह कौन-सी ताप की परास है, जो खतरे के क्षेत्र कहलाती है, जिसमें जीवाणु वृद्धि करते हैं? इससे पहले अभी-अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बट वहाँ पर थोड़ा-सा लैंग्वेज का हेर-फेर था। तो क्या ये क्षेत्र आपका 0 से 50 डिग्री है? क्या ये आपका 2 टू 50 डिग्री है? क्या ये आपका 4 टू 60 डिग्री सेल्सियस है या फिर ये आपका 5 टू 60 डिग्री सेल्सियस है? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो खतरे का ज़ोन है, जो जो ये आपका 5 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस है, ये एक ऐसा ताप का परास है जो कि खतरे का क्षेत्र कहलाता है और इसमें जो जीवाणु होते हैं, ये बहुत जल्दी से वृद्धि करते हैं, बहुत जल्दी से इसमें पनपते हैं, आपके खाद्य पदार्थों को बहुत जल्दी खराब कर देते हैं। तो ये जो परास का या खतरे का क्षेत्र है, इसको आप ध्यान रखेंगे 5 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कह रहा है, खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का मुख्य कारण है क्या? क्या सूक्ष्म जीवों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि है? लोगों में प्रतिजैविक अवरोधकता है? परिवर्तित मानवीय सुग्राहिता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम बात करते हैं सूक्ष्म जनित खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि के मुख्य कारण, तो ये तीनों के तीनों ही कारण आपके आते हैं। सूक्ष्म जीवों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि, लोगों में प्रतिजैविक अवरोधकता, परिवर्तित मानवीय सुग्राहिता, ये तीनों के तीनों ही मुख्य कारण हो जाते हैं आपके खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि के लिए, ठीक। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कह रहा है, खाद्य पदार्थ में रासायनिक संदूषण का मुख्य कारण है क्या है? क्या विषैली धातुएं हैं, रेशेदार जूट है, फफूंद है या फिर ये सभी हैं? तो आपने संदूषण के बारे में पढ़ा था कि एक आपका जैसे भौतिक होता है, रासायनिक होता है और जैविक संदूषण होता है। तो यहाँ पर रासायनिक संदूषण की बात की जा रही है, तो खाद्य पदार्थों में रासायनिक संदूषण का जो मुख्य कारण है वो होता है विषैली धातुएं। क्या होता है? वो आपका विषैली धातुएं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ और 33 नंबर आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन विश्व के विभिन्न देशों की अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थाओं का डॉट डॉट है क्या है? अंतरराष्ट्रीय सरकारी संघ है, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ है या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे आप, ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, ये विश्व के विभिन्न देशों की अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थाओं का क्या होता है? ये मानक संस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संघ होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में निम्न का होना आवश्यक है
क्या खाद्य निरीक्षण होना चाहिए? विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, उत्तम निर्माण एवं यहाँ पर हस्तन होना चाहिए था, पद्धतियाँ होनी चाहिए या उपरोक्त सभी। तो जब आपने खाद्य संरक्षण पढ़ा था तो उसमें आपने हैकअप के बारे में पढ़ा था। हैकअप क्या है? HACCP। आप ये बताएँगे इसका फुल फॉर्म। हैकअप का फुल फॉर्म क्या है? HACCP इसका फुल फॉर्म आप बताएँगे, ठीक? ये पूछा जा रहा है एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में क्या होना चाहिए? तो खाद्य निरीक्षण, विश्लेषणात्मक क्षमता, उत्तम निर्माण एवं हस्तन पद्धतियाँ, ये तीनों के तीनों होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण की प्रक्रिया के दौरान खतरों की पहचान करने का साधन है, क्या है? क्या उत्तम निर्माण पद्धति है? क्या उत्तम हस्तन पद्धति है? क्या संकट विश्लेषणात्मक नियंत्रण बिंदु है? वैसे ये आपके हैकअप का फुल फॉर्म है बट मुझे इंग्लिश में चाहिए। उपरोक्त सभी। तो जब हम बात करते हैं खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण की प्रक्रिया के दौरान खतरे की पहचान करने के साधन की, तो ये तीनों के तीनों ही उसके साधन हैं। कौन-कौन? उत्तम निर्माण पद्धति, उत्तम हस्तन पद्धति, साथ ही साथ संकट विश्लेषणात्मक नियंत्रण बिंदु। यानी कि उपरोक्त तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे और ये आपके हैकअप का फुल फॉर्म है। आप लेकिन हमें इंग्लिश में बताएंगे हैकअप का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है साल्मोनेला। साल्मोनेला जानवरों की आंत में कच्चे दूध और अंडे में उपस्थित होता है। इसे किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? क्या आप इसे हीटिंग के द्वारा नष्ट करेंगे? कूलिंग के द्वारा आप इसे नष्ट करेंगे? रेफ्रिजरेशन के द्वारा आप इसे नष्ट करेंगे या फिर आप डीप फ्रीजिंग के थ्रू आप इसको नष्ट करेंगे? तो आप कच्चे दूध में जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें आप कैसे नष्ट करते हैं? उबाल कर। यानी कि जो साल्मोनेला जानवरों की आंत में, कच्चे दूध में, अंडे में पाए जाते हैं, इनको नष्ट करने का जो तरीका होता है, वो होता है हीटिंग का। हीटिंग के थ्रू आप इनको दूर कर सकते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कह रहा है ISI निम्न में किसका उदाहरण है? सबसे पहले आपके लिए ISI का फुल फॉर्म आप हमें बताएंगे। ISI का फुल फॉर्म क्या है? अब ये किसका उदाहरण है? क्या ये कंपनी मानक है, क्षेत्रीय मानक है, राष्ट्रीय मानक है या फिर ये अंतरराष्ट्रीय मानक है? तो जब हम बात करते हैं ISI की, ISI का फुल फॉर्म आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। तो ये आपका एक राष्ट्रीय मानक का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण है? राष्ट्रीय मानक का है। जरा आप किसी एक अंतरराष्ट्रीय मानक का उदाहरण बता सकते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कह रहा है रोगाणु जीवों का शरीर में प्रवेश का क्या परिणाम होता है जो संख्या में बढ़ते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं? क्या ये खाद्य विषाक्तता है? क्या ये खाद्य संकट है? खाद्य संक्रमण है या फिर खाद्य अविषालुता है? हम बात करते हैं रोगाणु जीवों का शरीर में प्रवेश का परिणाम जो होता है, क्या परिणाम होता है जो संख्या में बढ़ते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये आपका होता है खाद्य संक्रमण। क्या होता है? खाद्य संक्रमण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है कि जीवाणु को वृद्धि व गुणन या गुणा करने के लिए इनमें से कौन सी स्थिति अपेक्षित होती है? क्या सूरज की रोशनी, नमी उचित या तापमान या 2 और 3 दोनों आपके? तो ध्यान रखिएगा इसके लिए कि जो जीवाणु हैं, जीवाणुओं को वृद्धि व गुणन करने के लिए आपको नमी, उचित नमी और तापमान, ये दोनों आपको आपके अपेक्षित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है
डॉट डॉट यानी कि इनमें से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है? क्या हैकअप के द्वारा, क्या जीएमपी के द्वारा, क्या जीएचपी के द्वारा या पीएफए के द्वारा? सबसे पहले हम तो यहाँ ये देखेंगे ही कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित कौन नहीं करता है, तो वो आपका पीएफए नहीं करता है। पीएफए आपके खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं करता है। बाकी ये जो तीनों हैं, ये आपके खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप इन चारों का फुल फॉर्म बताएँगे। और कल मैंने आपसे कहा था कि मुझे 150 कमेंट चाहिए, यानी कि 150 कमेंट चाहिए। आई थिंक अभी तक 15 कमेंट भी नहीं आए हैं, 150 की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 लोग भी आप में से ऐसे 10 लोग नहीं हैं जो 10 क्वेश्चन का आंसर दे सकें। और जब भी हम जो 45 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसमें कम से कम मिनिमम मैं बता रही हूँ 10 क्वेश्चन तो आपसे पूछती हूँ। जैसे जैसे 4 क्वेश्चन आपके यहीं तैयार हो गए। इससे पहले हमने कई क्वेश्चन पूछ लिए। लेकिन आपको जवाब नहीं देना है तो नहीं देना है। आपने ठान लिया है कि अब हम नहीं बताएँगे, नहीं जवाब देंगे, नहीं देंगे। अच्छी बात है, आप भी डटे रहिए, हम भी रोज़ पूछते हैं, देखते हैं कब तक नहीं देते हैं आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। आपको बताना है कि क्या बहुत ही खतरा नहीं है, इनमें से बहुत ही खतरा नहीं है। क्या बाल? ये इसमें क्वेश्चन थोड़ा-सा गलत हो गया है, पता नहीं क्या क्वेश्चन ही टाइप हुआ है। देखते हैं एक बार क्या है। डॉट 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 बहुत ही खतरा नहीं है। बाल हो गया, मक्खी हो गया, पत्थर हो गया, बटन हो गया। तो क्वेश्चन को थोड़ा-सा करेक्ट करिएगा, ये बहुत नहीं, ये भौतिक होना चाहिए था, ठीक? क्योंकि जो आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं, बाल हो गया, पत्थर हो गया, बटन हो गया, ये सारे के सारे आपके भौतिक खतरे हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इनमें से कौन-सा भौतिक खतरे के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपके बाल आते हैं, पत्थर आता है, बटन आता है। ये तीनों के तीनों आपके भौतिक खतरे के अंतर्गत आते हैं, जबकि जब हम मक्खी की बात करते हैं, तो ये आपके भौतिक खतरे के नहीं बल्कि ये आपके जैविक खतरे के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बहुत ना हो के आपका भौतिक होगा, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन-सा भौतिक खतरे का भौतिक खतरा नहीं है। तो आपका बाल भौतिक है, पत्थर, ईंट, कील, कंकड़ ये सारी चीज़ें आपके भौतिक खतरे होते हैं, जबकि जैसे जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सारे के सारे आपके जैविक खतरे के अंतर्गत आते हैं। और इसमें भी हम कुछ ऐसे देखते हैं जिन्हें आप नग्न आँखों से देख सकते हैं और एक ऐसे होते हैं जिनको आप अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फफूंद हो गए यानी कि जो फंगस वगैरह हैं, आप इनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं मक्खी हो गए, कॉकरोच हो गए, इन सबको आप अपने आँखों से देख सकते हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 और ये जो पिछला क्वेश्चन आपने देखा, इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पिछली बार यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 में आया था, ठीक? निम्न में से कौन-सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समझौता को लागू करने तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है? तो जब हम बात करते हैं किसकी ऐसे संगठन की जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समझौतों को लागू करता है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवाद को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो आपका है सीएसी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन सीएसी। जरा इसकी स्थापना बताइएगा कब हुई थी? डिस्कस कर रखा है हमने। और साथ ही साथ आप अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि आईएसओ की फुल फॉर्म भी बताइएगा। स्थापना तो हम कल आपसे पूछेंगे इसकी, याद करके आइएगा। आज थोड़ी सी नकल भी करवा दिए हैं। और ये जो डब्ल्यूटीओ है यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका भी आप देख कर आइएगा, कल हम पूछेंगे इसके स्थापना के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का डॉट डॉट है, क्या है?
क्या एक सरकारी संघ है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है? स्वयं सहायता संघ है? अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संघ है? अभी हमने क्या पूछा, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, ये विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कह रहा है, निम्न में से कौन से संस्थान खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावा देने, शोध और व्यापार को आसान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्या ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है? क्या ये आपका विश्व व्यापार संगठन है या फिर ये सभी हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावा देने, शोध और व्यापार को आसान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो संगठन हैं, वो ये तीनों हैं। ये तीनों ही संगठन आपके कार्य करते हैं और खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता इन सबको बचाव करते हैं, बढ़ावा देते हैं, शोध और व्यापार को बढ़ावा देते हैं, इनको आसान बनाते हैं। इन सब में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये तीनों ही संगठन आपके निभाते हैं। बढ़ते हैं हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कह रहा है, डॉट 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 को कंपनी मानक द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाया जाता है। सामान्यतः यह राष्ट्रीय मानकों की नकल होते हैं। कौन? क्या राष्ट्रीय मानक, कंपनी मानक, क्षेत्रीय मानक या फिर अंतरराष्ट्रीय मानक? तो आपको पता है कि जब हम बात करते हैं ऐसे कंपनी मानक की जो स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और ये सामान्यतः राष्ट्रीय मानकों के नकल होते हैं, तो ये आपके हम राष्ट्रीय मानक हो नहीं सकते हैं, ये होते आपके हैं कंपनी मानक। कंपनी मानक ये स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। ठीक? तो ये थे आपके आज के 45 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ नया मिला होगा तो आपने नोट डाउन किया होगा। अगर आपने पहले से क्लास ले रखी है, आप हमारे साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, न्यूट्रिशन साइंस की थ्योरी की क्लास आपने ली है, तो कुछ ऐसा बहुत नया आपको नहीं मिला होगा, चीज़ें वही हैं। रिवाइज़ रिवाइज़ करवाने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाई जा रही हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने पूरा न्यूट्रिशन साइंस रखा जा रहा है। खोज-खोज कर क्वेश्चन पहुँच रहे हैं आप तक। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लास आपको कैसी लगी और आपने 45 में से कितने क्वेश्चन सही किए? ये पूछती मैं रोज़ हूँ, लेकिन आप बताते किसी दिन नहीं हैं। कोई-कोई कभी-कभी जाग जाते हैं। तो आप हमें ये बताइएगा कि आपने 45 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं? अगर आप 40 प्लस हैं, फिर तो अच्छी बात है। अगर 40 से नीचे हैं, तो आपको थोड़ी-सी और मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक ज़रूरी सूचना, आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन 5 पीएम पर आपको क्विज़ मिलती है, तो आप उसे भी सॉल्व कर कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। जाते-जाते एक बार फिर से आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएँ। बाय बाय, टेक केयर।